अच्छा, जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? नंबर्स, हिसाब किताब, स्प्रेडशीट्स। असल में पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो गणित से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। ये हमारे दिमाग में चलने वाली एक कहानी है और यही कहानी तय करती है कि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो फिर पैसे के इस खेल में जीतता कौन है? कोई जीनियस जो बहुत होशियार तो है लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, या फिर एक बिल्कुल साधारण सा इंसान जो बस अपने व्यवहार को कंट्रोल करना जानता है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। ये सारी बातें मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से ली गई हैं। चलिए इसमें से कुछ जरूरी सबक को समझते हैं जो बताते हैं कि पैसे के मामले में हमारा व्यवहार हमारी समझदारी से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। तो यहीं से किताब का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है, जिसे हम कह सकते हैं पैसे का महान विरोधाभास। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बताती है कि पैसे के मामले में हमारा बर्ताव हमारी इंटेलिजेंस से ज्यादा ताकतवर क्यों होता है। चलिए इस बात को दो सच्ची कहानियों से समझते हैं। एक तरफ था रिचर्ड फुस्कॉन, एक टॉप का टेक एग्जीक्यूटिव, बहुत पढ़ा लिखा, जो आखिर में कंगाल हो गया। और दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड, एक मामूली सा चौकीदार, जिसने बस चुपचाप धैर्य से बचत की, निवेश किया, और जब उसकी मौत हुई तो वो अपने पीछे $8 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ गया। ये कहानी साफ बताती है फाइनेंशियल सक्सेस का आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ आपके बर्ताव पर, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। और यही इस किताब का सार है। देखिए, वित्तीय सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब हम क्या जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है? ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा व्यवहार वैसा होता ही क्यों है? असल में पैसे को लेकर हर किसी की अपनी एक कहानी होती है, और किसी की भी कहानी अजीब या पागलपन भरी नहीं होती, भले ही वो हमें बाहर से वैसी क्यों ना लगे। कभी सोचा है कि पैसे को लेकर हर किसी की सोच इतनी अलग अलग क्यों होती है? क्यों कोई बचत को सबसे जरूरी मानता है तो कोई निवेश को, और कोई बस खर्च करने में यकीन रखता है? इसका जवाब हमारे तजुर्बों में, हमारे अनुभवों में छिपा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई 1970 में पैदा हुआ। उसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को 10 गुना बढ़ते देखा। वहीं जो 1950 में पैदा हुआ, उसने बाजार को लगभग सपाट ही पाया। जाहिर है दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग था, और उन दोनों के लिए वही उनकी सच्चाई बन गई। तो होता क्या है कि हमारा वित्तीय दिमाग कई चीजों से बनता है। हम किस पीढ़ी के हैं, हमारे माता पिता की आर्थिक हालत कैसी थी, हम किस तरह की अर्थव्यवस्था में पले बढ़े, और हाँ, हमारी किस्मत कैसी रही। इसलिए जो फैसला किसी एक के लिए बिल्कुल सही लगता है, वो दूसरे के लिए बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। हमारे फैसलों के अलावा भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी आर्थिक सफलता को तय करती हैं। ये ताकतें अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती बहुत शक्तिशाली हैं। ये हैं किस्मत, जोखिम और समय। किस्मत और जोखिम ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक कामयाब साहसी फैसला और एक बेवकूफ़ी भरा नाकाम फैसला। इनके बीच का फर्क अक्सर हमें बाद में ही पता चलता है। जिसे हम किसी की सफलता में स्किल कहते हैं, वो कई बार किस्मत का खेल होता है, और जिसे हम किसी की नाकामी को गलत फैसला कहते हैं, वो अक्सर जोखिम का ही दूसरा पहलू होता है। चलिए अब बात करते हैं समय और किस्मत के खेल की। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, $84.5 बिलियन। ये है वॉरेन बफेट की कुल नेटवर्थ। है ना हैरान कर देने वाली रकम? लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं है। असली कहानी तो अगले नंबर में छुपी है। उनकी इस बेहिसाब दौलत का लगभग 96% हिस्सा, यानी $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना है। जरा सोचिए, उस उम्र के बाद जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, दौलत बनाने का असली राज कोई बहुत बड़ा रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि ठीक ठाक रिटर्न को बहुत लंबे समय तक बनाए रखना है। असली जादूगर तो समय है। बफेट की सफलता उनकी निवेश की काबिलियत से ज्यादा उनके निवेश की लंबी अवधि का नतीजा है। अब जरा जोखिम का एक और पहलू देखिए। ज्यादातर कंपनियां, यहां तक कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी आखिरकार असफल हो जाती है। असल में लगभग 57% टेक कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, पर इसके बावजूद पूरा बाजार आगे बढ़ता है। इसे कहते हैं टेल्स यू विन का सिद्धांत।
इसका मतलब यह है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ज्यादातर सफलता कुछ गिने चुने बड़े विजेताओं से ही मिलती है। हमारे ज्यादातर निवेश भले ही फेल हो जाएं, लेकिन कुछ बड़े दांव पूरी कहानी बदल देते हैं, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। इससे एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। सुनने में एक जैसा लगता है ना? पर ये दो बिल्कुल अलग अलग कलाएं हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, बाहर निकलकर मौके तलाशने पड़ते हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्र होना पड़ता है और थोड़ा डरना भी पड़ता है। ये डर कि जो कुछ बनाया है वो एक झटके में खत्म भी हो सकता है। इसके लिए बचत और गलतियों की गुंजाइश रखना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग कभी पर्याप्त नहीं वाले जाल में फंस जाते हैं। उनके लक्ष्य हमेशा बड़े होते जाते हैं। वो लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और इसी चक्कर में बड़े से बड़े जोखिम लेते हैं, जो आखिर में उन्हें बर्बाद कर सकता है। तो फिर असली दौलत है क्या? दौलत का मतलब है वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, वो महंगी कारें जो नहीं खरीदी गईं, वो घड़ियां जो नहीं पहनी गईं। ये वो पैसा है जिसे भविष्य में आज़ादी और नए मौके खरीदने के लिए बचाकर रखा गया है। तो इन सभी विचारों का निचोड़ क्या है? आखिर इस पैसे की असली कीमत है क्या? यह हमें क्या देता है? पैसा हमें जो सबसे बड़ा रिटर्न या डिविडेंड देता है वो कोई लग्जरी सामान नहीं है, वो है आज़ादी। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। जो मन चाहे, जब मन चाहे, जिसके साथ मन चाहे और जब तक मन चाहे करने की काबिलियत। और आखिर में ये पूरी किताब इसी एक शक्तिशाली विचार पर आकर खत्म होती है। पैसे का असली मूल्य है अपने समय पर नियंत्रण हासिल करना। ये वो सबसे बड़ी दौलत है जिसे हम खरीद सकते हैं, और सच कहूं तो ये वाकई अनमोल है।